हाय फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी जो क्लास फोर्थ की सीरीज चल रही थी उसमें से 5 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 4 चैप्टर तक मैंने करवा दिया था। सीटेट स्पेशल जो सीरीज मेरी कंटिन्यू चल रही थी तो फर्स्ट क्लास हो गई थी। आज की हम सेकंड क्लास है ये। इसको आगे ले चलते हैं। ये 5 चैप्टर है अनीता की मधुमक्खियाँ। तो अनीता की मधुमक्खियों के बारे में अपन को पढ़ना फास्ट करते हैं यहाँ पे। तो अनीता क्या कहती है कि मेरा नाम अनीता कुशवाहा है, मैं मुजफ्फर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ जो बिहार में है। कहाँ पे? मुजफ्फर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती है, जो मुजफ्फर ज़िला कहाँ है? बिहार ज़िले में, ठीक है। और मेरे घर में माँ, पिताजी, 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। स्कूल के बच्चों का मतलब ये ट्यूशन भी पढ़ाती है। तो मैं मधुमक्खी पालन का काम भी करती हूँ। कि क्या क्या करती है? कॉलेज भी जाती है, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है और मधुमक्खियों का पालन भी करती है। ठीक है। कौन? अनीता कुशवाहा। यहाँ पे एक सच्ची कहानी यहाँ पे पढ़ना है कि एक सच्ची कहानी है। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा है, यानी कि अनीता कुशवाहा को चमकता सितारा या गर्ल स्टार भी कहा जाता है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। ठीक है। चमकता सितारा यानी गर्ल स्टार क्या है कि जिन्होंने अपनी स्कूल जाकर ज़िंदगी ही बदल दी। बच्चों से किताब के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए भारत के नक्शे में बिहार ढूंढने के लिए कहें। बच्चों से बिहार ढूंढने के लिए कहें और भी जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उनको मैप दिखाएं और इन सब में चर्चा करें कि बताओ अपना मध्य प्रदेश कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, बिहार कहाँ है। इन सब के बारे में उनसे बच्चों से परिचर्चा करें। ठीक है। यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे एक दिया हुआ है कि एक याद है। याद में क्या बताया है यहाँ पे कि मुझे याद है कि मेरे गांव में कुछ बड़े लड़के हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सब ने आना बंद कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद जो बच्चे चले गए थे उनके पास, तो वो बच्चे भी वापस आ गए। क्यों वापस आ गए? क्योंकि वो कहती है कि मैं प्यार से पढ़ाती हूँ। तो प्यार से पढ़ाना है, बिना डराए बिना धमकाए पढ़ाना है बच्चों को। ठीक है। अध्यापक के लिए पेडागोजिकल पॉइंट दिया हुआ है। बच्चों को वाद विवाद का मतलब समझाएं, यानी कि चर्चा परिचर्चा करें, उनसे बातें करें, उनसे अपने घर की बातें पूछें, उन्होंने क्या खाया क्या पिया, ये सब बातें वाद विवाद करें। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलेगा। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है। यदि बच्चों की कोई उसमें सजेशन है, कोई पॉइंट है, तो उनको बच्चों को इतना फ्रीडम हो रहे कि वो अपनी बात आपके सामने वहाँ पे रख सकें। ये पेडागोजी के लिए आपको बहुत हेल्प होगा। जब सीटेट में क्वेश्चन आएंगे तो कौन सा गलत है कौन सा सही है, ये गलत सही छांटने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सकें। ये किस अधिकार अधिनियम के अनुसार? अधिकार अधिनियम 2009 RT एक्ट। तो ये कब आया था? ये आया था 1 अप्रैल 2010 को। कब आया था? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, लागू हुआ था। तो इसमें क्या मेन पॉइंट नोटेड था कि यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यह जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके सभी देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, लेकिन अब यह जम्मू और कश्मीर में भी लागू हो गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्कूल से मधुमक्खी पालन तक का सफ़र। अब यहाँ पे स्कूल में जब पढ़ती थी तब से मधुमक्खी पालन तक का सफ़र यहाँ पे पढ़ना अपन को। हमारे अनीता कहती है हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। क्या कहती है? हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खियों का पालन क्यों करते हैं? शहद बनाने के लिए करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी काम कर लूँ। अब मैंने गाँव में मधुमक्खी पालने कि एक सरकारी कोर्स में भाग भी ले लिया। मतलब उसने मधुमक्खी पालन करने के लिए सरकारी कोर्स भी किया जाता है, तो उसने सरकारी कोर्स भी कर लिया है। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि मधुमक्खियों का पालन किस माह में किया जाता है? अक्टूबर से दिसंबर माह में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि मधुमक्खियों के अंडे देने का समय यही होता है। अक्टूबर से दिसंबर के महीने में ही मधुमक्खियां अंडे देती हैं, इसलिए मधुमक्खियों का पालन अक्टूबर से दिसंबर माह तक में ही किया जाना चाहिए या इसमें किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मुजफ्फर ज़िले के बोचाहा गांव में। यह कहाँ से कनेक्ट है? बिहार राज्य से। ठीक है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। ट्रेनिंग के दौरान उसको ये पता चला। अब यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है कि बेटियों की शिक्षा के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं का पता करें, साथ ही कौशल विकास के अवसरों को पहचानने में बच्चों की सहायता करें। मतलब यहाँ पे आपको ये बताना है कि बेटियों के लिए जो नियम है, जो योजनाएं हैं, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, सुकन्या योजना, इन पर बातचीत करें
और उनको इस पर काम करें, मतलब आपके जो भी बच्चे हैं उनको इसका लाभ दिलवाएं। अब यहाँ पे अनीता मधुमक्खी पालक है, इसमें उसने ये बताया है कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बच्चों को पढ़ाकर उसने 5,000 रुपये बचाए थे। ट्यूशन पढ़ाकर जो बच्चे उसको पैसे मिलते थे उन पैसों से उसने मधुमक्खी पालन शुरू करने का काम किया। तो उसने मधुमक्खी पालने के लिए 2 बक्से खरीदे। ठीक है, एक बक्से की कीमत 2,000 थी। बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी, यानी चीनी की ज़रूरत पड़ती है मीठा घोल बनाने के लिए मधुमक्खियों को, और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ भी खरीदी। ठीक है, ये अनीता अपना काम कर रही है। फिर क्या कहती है कि सितंबर का महीना था, दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गईं कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। अब सितंबर के महीने में उसने 2 बक्से मधुमक्खियाँ खरीदी थीं, लेकिन सितंबर दिसंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, तो अक्टूबर और नवंबर 2 माह में जितनी 2 बक्से मधुमक्खियाँ थीं, तो उसके पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गईं कि वो 2 बक्से उसको कम पड़ने लगे। कैसे कम पड़ने लगे? क्योंकि और मधुमक्खियाँ हो गईं। अक्टूबर सितंबर का महीना था, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने में मधुमक्खियाँ डबल हो गई। ठीक है, बक्से कम पड़ने लग गए, उससे 2 बक्से और खरीदने पड़े मधुमक्खियों के पालने के लिए। वो क्या कहती है, मधुमक्खियों पालने का मुझे अनुभव नहीं था, कभी मधुमक्खियाँ मुझे काट भी देती थीं और मेरा चेहरा और हाथ सूज भी जाते थे, दर्द भी बहुत होता था, पर मैं किससे कहती, मैंने खुद अपनी इच्छा से ही काम शुरू किया था। ये अनीता अपनी कहानी भी बता रही है, लेकिन काम भी अच्छा कर रही है, इसलिए उसे गर्ल स्टार कहा जाता है अनीता को। ठीक है, अब क्या कहती है कि लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से से 12 किलो शहद मिली, जो मैंने बाजार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हो गए। लीची के फूल क्या करते, मधुमक्खियाँ लीची के फूल से रस को चूसती हैं और शहद छत्ते पे ले जाती हैं और शहद उससे बनता है। ठीक है, तो लीची के फूल बगीचे में लगाए जाते हैं। जहाँ मधुमक्खियों का पालन होता है वहाँ लीची के फूल का बगीचा भी लगता है। तो लीची के फूल क्या करते हैं, मधुमक्खियों को लुभाते हैं और मधुमक्खियाँ जाती हैं लीची के फूल को रस चूसती हैं और छत्ते पे लेके आती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। यानी एक छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है, वो जिसका काम होता है अंडे देना। कुछ नर मक्खी भी होते हैं और बहुत सारी मक्खियाँ भी होती हैं जिनका एक अपना अपना काम होता है। शहद के लिए फूलों का रस भी ढूंढती हैं, और जब किसी एक मक्खी को वो रस मिल जाता है तो वह दूसरी मक्खियों को या अन्य मक्खियों को एक विशेष डांस करके बताती हैं कि रस हमें मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी बताना है, यहाँ पे ये पॉइंट है कि मधुमक्खियों के अलावा और कौन कीड़े में या समूह में रहते हैं, और कौन ऐसे कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं। तो मधुमक्खी कैसे रहती हैं, समूह में रहती हैं। और कौन रहते हैं समूह में, जैसे दीमक भी समूह में रहते हैं, चींटी समूह में रहती हैं, ततैया समूह में रहते हैं, लेकिन मकड़ी समूह में नहीं रहते। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सीटेट में समूह में कौन नहीं रहता, तो चींटी, ततैया और दीमक ऑप्शन में था, मकड़ी भी था, तो मकड़ी यहाँ पे आंसर हुआ था। मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल करके रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा हुआ होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, काम करने वाली चींटियाँ अलग अलग रहती हैं जो भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। ठीक है, ये दीमक ततैया भी समूह में रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको ऐसे मत जाने दीजिए, नोट करिए या माइंड में एकदम सेट करिए। ठीक है, यहाँ पे और ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है ओमना का सफ़र। ठीक है, चैप्टर 6 स्टार्ट हुआ। ये ओमना का सफ़र यहाँ से स्टार्ट होना है। ओमना का सफ़र। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि वह ट्रेन से केरल जा रही थी। कहाँ जा रही थी? केरल जा रही थी। ठीक है, अब यू अपनी परिवार के साथ थी। यहाँ पे ऐसा कुछ पढ़ने लायक नहीं है, जो मेन है उसी को देखते हैं अपन। गांधीधाम कच्छ से चली, मतलब वो गांधीधाम गुजरात में आता है, तो गुजरात से केरल तक का सफ़र ये स्टार्ट होता है। ये गांधीधाम से चली थी, तो गांधीधाम से जब चली तो वो उसको ये गांधीधाम का ये फेमस खाना था, उसको ये मिला ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। ये फेमस खाना है कहाँ का? गांधीधाम का। ठीक है, तो ये एकदम याद रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या मिलेगा? नेक्स्ट में दोपहर का खाना खाकर वो निकले आगे। ठीक है, आगे बढ़े। फिर जब ये
अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान ही नहीं दिया। अब ये वलसाड़ पहुंचते हैं, वलसाड़ स्टेशन निकले, वहां ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी थी। स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों का बहुत शोर था। यानी कि कहाँ पे, वलसाड़ में। वलसाड़ में चाय गरम फेमस थी। वलसाड़ में चाय गरम फेमस थी। ठीक है, और आगे चलते हैं। वलसाड़ में और क्या फेमस था? वलसाड़ में बटाटा बड़ा, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध, ये खाने की चीज़ें ये फेमस थी। और क्या फेमस था? चाय गरम। कहाँ पे? वलसाड़ में। ठीक है, और गांधीधाम में था नींबू वाले चावल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये अपनी दादी के घर कोझिकोड जा रहे थे। यहाँ पे ये आया कि गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है। यानी कि गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़ ये तीनों कहाँ है? गुजरात में है। लेकिन यदि पूछता है वलसाड़ का फेवरेट डिश जो पूछता है तो वो नींबू वाले चावल के साथ चटनी में वो अलग है, और वलसाड़ जिसमें बटाटा बड़ा और चाय गरम। ठीक है, अब कोझिकोड केरल में है। बच्चों को नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाने से उन्हें यह बात समझने में आसानी होगी कि वह सफ़र बहुत लंबा है। सफ़र लंबा क्यों है? क्योंकि गांधीधाम से स्टार्ट करना है, यानी गुजरात से, तो महाराष्ट्र पड़ेगा, गोवा पड़ेगा, कर्नाटक पड़ेगा, फिर केरल मिलेगा, इसलिए ये सफ़र लंबा है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है। सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। अब यहाँ पे ये चैप्टर 7 आया खिड़की से। ये अगले दिन की बात है, 16 मई से उसका सफ़र शुरू हुआ था ओमना और उसकी सहेली राधा का। आज 17 तारीख पहुँच गए। ठीक है, 17 तारीख को ये नेक्स्ट दिन है। क्या कहती है कि अब सुबह हो गई है, मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी, बाहर इतना अंधेरा था। उसने बताया कि रात हो गई थी, अब सुबह हो गया। जब सुबह हुआ, प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर देखा था तो वो मड़गांव पहुंच गई थी। अप्पा ने बताया कि हम गोवा आ गए हैं। गोवा, ये मड़गांव जो डिस्ट्रिक्ट है वो गोवा में पड़ता है। ठीक है, गोवा स्टेट में, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे गोवा में ये ट्रेन जो नज़ारा देखना है, गोवा में ऐसे भी पूछ सकता है कि चारों तरफ हरियाली है, मैदानी की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये गोवा का नज़ारा है देखने को। फिर आगे यहाँ पे आगे चलते हैं। कोई आपको पॉइंट मिल जाता है जो मेरे से मिस हो जाता है तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं फास्ट कर रही हूँ तो टाइम भी नहीं ज़्यादा लगे, और यदि कुछ मिस हो जाता है तो आप लोग रोक करके उसको देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कोई भी पॉइंट, छोटा से छोटा पॉइंट मिस नहीं हो। यहाँ पे एक ये पॉइंट दिया हुआ है कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें, 2000 पुल हैं। तो मैं क्या सोचते हो, इतनी सुरंगें और पुल, ये कुछ ध्यान नहीं, ये ध्यान रखना है कि गोवा से केरल तक के रेलवे रास्ते में कितनी सुरंगें हैं? 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहाँ पे पहुँची है? वलसाड़ में। वलसाड़ के आगे ही पहुँच गई ना। वलसाड़ के आगे ही निकल गई। तो यहाँ पे गोवा पहुँच गई। तो गोवा में क्या है? गर्मा गर्म इडली बड़ा खरीदा, ये गोवा के लिए है। गोवा में नारियल के पेड़ भी देखने को मिले। ठीक है, चावल की खेती भी होती है। हम 6 बजे तक कोझिकोड पहुँचेंगे। ठीक है, कोझिकोड। अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई। अब यहाँ पे जहाँ बोली जाती है, इन राज्यों के नाम लिखना है जहाँ बोली जाती है। यहाँ पे ये पॉइंट भी नोट है कि गुजरात से केरल पहुँचने तक ट्रेन हमारे देश के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो किन किन राज्यों से? गुजरात से मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा, महाराष्ट्र के बाद गोवा मिलेगा, गोवा के बाद कर्नाटक, फिर केरल। ठीक है, तो इनके बीच जैसे गोवा में क्या मिला? गोवा के बीच वलसाड़ मिला था, मड़गांव गोवा में पड़ा था। इसी तरह और भी ये स्टेट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो भाषाएं यहाँ पे बताया गया है कि मलयालम कहाँ पे बोली जाती है? मलयालम केरल में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है मलयालम? केरल में। कोंकणी कहाँ पे बोली जाती है? गोवा में। उससे इस साइड के तट को कोंकण तट भी बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कोंकण तट है। तो यहाँ पे कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है। और कन्नड़ तमिलनाडु में बोली जाती है। ठीक है, ये वहाँ की फेमस भाषाएं हैं।
तो इनको भी ध्यान रखिएगा। और ये तो पता ही है कि मलयालम में बलियम्मा किसे बोलते हैं, नानी को बोलते हैं, ठीक है, माँ की माँ को बोलते हैं बलियम्मा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ अध्यापक के लिए विभिन्न राज्यों की भाषा, यानी कि जो मेन मेन राज्य हैं, जैसे अपन ने ये एनसीईआरटी में केरल आया, गुजरात आया और गोवा आया, इन सब की भाषाएं और पहनावा, जो जो एनसीईआरटी में राज्य भी दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड भाषा, पहनावा, भोजन, ये तो इम्पोर्टेंट ही है सीटेट के लिए, ठीक है। तो भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में बच्चों की मदद की जा सकती है। मलयालम में बलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं, और अम्मू अम्मा अपनी माँ की माँ को, अच्छा, अम्मू अम्मा अपनी माँ की माँ को यानी नानी को अम्मू अम्मा बोलते हैं। मलयालम में बलियम्मा यानी माँ की बड़ी बहन यानी मासी को बोलते हैं, ठीक है, माँ की बहन मासी हुई, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर ये 8 है, नानी के घर तक। अब 8 मई को वो लोग ओमना और उसकी सहेली राधा 8 मई को अपनी नानी के घर पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब नानी के घर जब पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे मेन पॉइंट नोट करिएगा कि जब केरल पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे है कि केरल मछली, केरल में क्या फेमस है, मछली खाई जाती है, मछली तेल में तल करके मछली यहाँ पे बड़े चाव से खाते हैं केरल में। और नारियल के पेड़, नारियल के तेल से तल करके भी खाते हैं, नारियल के पेड़ यहाँ पे मिलते हैं केरल में, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है कि चली थी ओमना अहमदाबाद से 16 मई को चली थी और 17-18 2 दिन लगा, तो ये कितना टाइम हुआ। फिर यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। ये फेरी क्या है, एक तरह की नाव है, ठीक है, जो एक स्थान से या एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए काम में लाई जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। तुम बच्चों से उनकी नाव की सवारी के बारे में पूछ सकते हो और उन्होंने सवारी की थी, ठीक है। ये फेरी याद रखना है। फेरी कहाँ पे चलती है, केरल राज्य में चलती है। फेरी क्या है, एक प्रकार की नाव है। अब यहाँ पे ये पॉइंट एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, लिख देती हूँ। रेल टिकट देखो, रेल टिकट में कौन कौन सी जानकारियाँ देखने को मिलती हैं। तो ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू करने की तारीख, वर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया, दूरी किलोमीटर में, सवारी का नाम नहीं होता, ठीक है। तो ये सीटेट में आया हुआ है कई बार, तो ये लिखा हुआ होता है कि सवारी का नाम, जो सफ़र करने वाला है जिसके नाम से टिकट है उसका नाम मिलता है, तो इसमें डाउट हो जाता है, तो लगेगा नाम तो होगा ही होगा, है ना, तो उसको भी हम सही मान के टिक कर देते हैं, बट ये नाम नहीं मिलता है। ये ट्रेन का नंबर, सफ़र करने शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया और दूरी किलोमीटर में, ये रेल टिकट में जानकारियाँ मिलती हैं। ये एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है सीटेट में वही सही मानते हैं। ये रेल टिकट दी हुई है, आप देख लीजिए एक बार। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है, इसको आप डायरेक्ट यदि ऐसे ही याद कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, आपको वहाँ कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गांधीधाम, ठीक है, गांधीधाम से यात्रा शुरू होती है, तो पहुँचने का समय यानी 0, यहीं से शुरू करना है। स्टेशन कब छोड़ती है, 5:15 पे स्टेशन से चली, ठीक है, दूरी किलोमीटर में 0 यहीं से चलना है। फिर अहमदाबाद 11:30 बजे पहुंचती है, और स्टेशन कब छोड़ती है, स्टेशन में कितने मिनट रुकती है, 30 में पहुंचती है, तो 30 से 40 और 50 यानी कि 20 मिनट स्टेशन में रुकती है, 11:50 में स्टेशन से चल देती है। और दूरी कितनी हो जाती है, 301 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ तक, गांधीधाम से अहमदाबाद तक 301 किलोमीटर दूरी हो जाती है, ठीक है। फिर ये गांधीधाम से ये बड़ोदरा, कभी कभी ये डाउट हो जाता है कि ये अहमदाबाद से बड़ोदरा तक की दूरी है 401 किलोमीटर, यहाँ तक की दूरी नहीं है, सीधे गांधीधाम से बड़ोदरा तक की दूरी है 401 किलोमीटर, ठीक। तो यहाँ पे और पॉइंट दिए हुए हैं, आप लोग देखिए इसको, सब त्रिचूर है, कोझिकोड है, उडुपी है, मड़गांव है, भिवंडी रोड है, वलसाड़ है, कोट्टायम है, त्रिवेंद्रम सेंट्रल है, नागरकोइल है। इसको नोट कर लीजिए और फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का 1 नंबर का आना है, एकदम श्योर है, 100%, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है।
तो आपको 3-4 ये दे देगा कैलकुलेशन, और फिर बताएगा कि कौन सी ट्रेन पहले पहुंची, कौन सी ट्रेन कब पहुंची, कौन सी ट्रेन को कितना समय लगा, इन सब के बारे में वो अपना दिमाग चला के क्वेश्चन क्रिएट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही होता है। ये लास्ट में दिया हुआ है, हो सके तो रेलवे टाइम टेबल बच्चों को दिखाएं, ये पैडागोजी के लिए आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। उसे पढ़ने में उनकी मदद करें। रेलवे टाइम टेबल से गणित और भूगोल की बहुत सारी मज़ेदार क्रियाएं की जा सकती हैं। बच्चों को सुरक्षित पानी, स्वच्छता, रैंप आदि की उपलब्धता के लिए अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने में मदद करें। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। अच्छा चलिए, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इतना ही रखते हैं आज के लिए, इतना ही। ठीक है, अब ये 8 चैप्टर तक हो गया। नेक्स्ट चैप्टर मैं वीडियो कल लाऊंगी, कोशिश करूँगी कि दिन में 2 वीडियो लेके आ पाऊँ, ताकि सीटेट के पेपर होते होते 4th और 5th की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लाइक शेयर भी किया करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए, कमेंट भी किया करिए। ओके, थैंक यू।